लोग बीपीएससी के बारे में और सब कुछ डिटेल में देखेंगे, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, और क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे और पूरा सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी भी यूपीएससी के तरह 3 चरण में 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। पहला प्रीलिम्स है और फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है ना। ये भी 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। हर स्टेज का अपना अपना वैल्यू है। इस तरह से पिछले 2 या 3 इम्तिहानों से प्रीलिम्स की बहुत विवाद में, संकट में दिख रहा है और पिछले 2 इम्तिहानों से तो इसका स्टैंडर्ड के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ यूपीएससी के लेवल का एग्जामिनेशन होने लगा। खैर यूपीएससी के लेवल का तो नहीं है, लेकिन उस तरफ जाता हुआ एग्जामिनेशन जरूर है। और मेंस जो तो प्रीलिम्स, मेंस और मेंस आपके लेखन क्षमता का जांच करता है कि आप में राइटिंग एबिलिटी कितनी है। और इंटरव्यू जो है व्यक्तित्व का परीक्षण है, केवल पर्सनालिटी टेस्ट है। यहाँ पर ज्ञान से ज़्यादा आपके पर्सनालिटी का असर होता है कि हाँ आपको किसी भी मुद्दे पर बोलने में, उसको टैकल करने में, जब नहीं जवाब आया तब आप कैसे क्या कर सकते हैं, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। क्योंकि ज्ञान का टेस्ट मेन मुख्यतः यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन जैसे हम लोग के बिहार में जो प्योर बिहारी मेंटलिटी पहले थी, अभी थोड़ा सा बदल रहा है कि लोग प्राय कहते थे कि पीटी पास करेंगे तब ना मेंस की तैयारी करेंगे, है ना। तो अब ऐसा हो रहा था कि पीटी पास कर दिया और मेंस का एग्जामिनेशन 2 महीने के बाद है, तो किसी तरह हाथ पैर गिरते पड़ते मेंस दे दिए, मेंस में फेल कर गए, फिर पीटी पढ़ने लगे, फिर मेंस की तैयारी नहीं हुई, तो एक पीटी का दुष्चक्र कहलाता है। तो पीटी मेंस आप करते रह जाते हैं। यूपीएससी में भी ऐसा होता है, लेकिन जो भी लोग पास करते हैं, पास करने वाला कोई भी विद्यार्थी बिना मेंस पूरा तैयारी किए हुए प्रीलिम्स नहीं देता। आप प्रीलिम्स तभी दें जब आप मेंस भी पढ़ चुके हैं, है ना। और तैयारी दोनों का इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तब जाके आपका हर टॉपिक पर कंसेप्ट बनेगा और तब किसी भी तरह का अगर कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी आया तो आप जवाब देने की स्थिति में आते हैं। पीटी का बहुत सारे लोग जो हम लोग के बिहार में जो धरना प्रदर्शन और यूट्यूब पर बोलते रहते हैं, तो लोग पीटी कहते हैं कि हाँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी लोग 1 लाइनर या ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करके, एक मैनिया है प्रैक्टिस सेट्स का, तो प्रैक्टिस सेट्स बनाते रहते हैं भर दिन, कोचिंग में भी जाके उसका सेशन ज्वाइन करते हैं। तो ये तो मान लीजिए हम लोग भी अभी यूट्यूब पर ही बोल रहे हैं कि जितने लोग भी किसी भी कोचिंग में जो भी प्रैक्टिस सेट्स किए होंगे, जिसका दिलवाने वाले ने भी ऑल इंडिया प्रचार किया या करते हैं लोग, तो कितने सवाल 69 में और 68 में उन लोगों के मॉडल टेस्ट से आया, या जिस तरह का मॉडल टेस्ट उन लोगों ने लिया उस तरह का, उस नेचर का सवाल वास्तव में बीपीएससी में आया। जो देखने की बात है, जो लोग भी मॉडल टेस्ट दिए होंगे उनको तो पेपर मिला होगा, फिर बीपीएससी जो लोग इम्तिहान दिए उनको पेपर भी अपने हाथ में होगा, तो मिलाकर देखें कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो मॉडल टेस्ट ये बैंकिंग के इम्तिहान के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड भी और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो बैंक एसएससी में हम जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना हमको फायदा है, क्योंकि उससे हमको वहां पर आपको 36 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए मिलता है एवरेज।
उसी में 2-4 सेकंड सबसे निकालिएगा तो भरने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए चला जाता है। 30 से 32 सेकंड में बैंकिंग में एक सवाल बनाना होता है और आपको 150 सवाल के लिए यहाँ पर 120 मिनट मिला हुआ है। इस इम्तिहान में अगर सवाल आता है तो 1 से 1.5 घंटे में बन जाएगा, नहीं आता है तो फिर जितना देर में बने। तो इसीलिए प्रीलिम्स की तैयारी कोई ऐसी नहीं है कि हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्वेश्चन सीट को सॉल्व करके बना लेंगे या वन लाइनर से बना लेंगे या यूट्यूब से बना लेंगे। वन लाइनर का अब जमाना है ही नहीं। जो लोग भी वन लाइनर पर जा रहे होते हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। यूट्यूब वहीं पर फायदेमंद है जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, और यूट्यूबर वह जो जानकार आदमी है, क्योंकि अभी हमारे लोग यूट्यूब पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फारसी। तो जो जिस विषय का नहीं है वो विषय स्क्रीन पर देखकर, टेलीप्रिंटर या लैपटॉप पर देखकर पढ़ाते रहता है। जितना क्वेश्चन है उतना पढ़ लिया और उसी को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा है। ये तरीका आज के समय में बीपीएससी के लिए नहीं है। इसीलिए सभी लोगों से मेरा, जो भी बीपीएससी के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं, पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए और आज के समय में विदाउट एनसीईआरटी, और पहले यूपीएससी के लिए हम लोग करते थे, अब बीपीएससी में भी विदाउट एनसीईआरटी आप प्रीलिम्स और मेंस किसी भी में अच्छा करने का नहीं सोच सकते, है ना। इसलिए एनसीईआरटी 6 to 12, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और साइंस 6 to 10, और इंडियन इकोनॉमी 11th, थोड़ा बहुत 12th। ये नहीं कीजिएगा तो बीपीएससी में वही हालत रह जाएगा जो धरना प्रदर्शन और सड़कों पर बैठने का है। वह कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए विदाउट एनसीईआरटी भी नहीं होगा। इसीलिए आप जो यूट्यूब पर क्वेश्चन वाइज अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो करवा रहा है वो आपको मूर्ख बना रहा है। टेक्स्ट बुक के अलावे ऑफिसर बनना है आपको, आप डीएसपी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, डिफरेंट सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, और आप क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे तो आप किसको मूर्ख, या तो आप मूर्ख हैं या नहीं, तो मूर्ख आपको बना रहे हैं। दोनों स्थिति में आप ही मूर्ख, क्योंकि मूर्ख बनाने वाले लोग बाजार में भरे पड़े हैं और इन यूट्यूबर्स ने बिहार के बच्चों का बेसिक भविष्य बर्बाद कर दिया है। इसलिए कोई भी जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जो भी सीरियस आदमी है, अगर कोई कह दे कि हाँ ऑनलाइन से कोई पास कर जाएगा तो हम लोग पढ़ाना बंद कर देंगे। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े, बिना अच्छी किताबों को पढ़े, आज के समय में यहाँ टीचर के इम्तिहान में जो सवाल आ गया उस तरह का लोग उलट गए, यूट्यूबर सब उलट गए, तो ये तो कमीशन का इम्तिहान। इसलिए एग्जामिनेशन की गंभीरता को समझिए और अपने पढ़ाई के लेवल को उसी तरह कीजिए। ये 6 महीना 8 महीना का कोई झटके का दवाई नहीं है कि हाँ इंस्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी दवा नहीं है ये होम्योपैथ दवा है ना। कमीशन का इम्तिहान बैंकिंग है, अंग्रेजी दवा, ये वन डे है, ये टेस्ट मैच है, दोनों में फर्क होता है ना। इसलिए दोनों जिस तरह से फर्क है, बहुत सारे प्लेयर थे, युवराज सिंह वन डे में कितने अच्छे प्लेयर थे, टेस्ट में फेल कर गए, है ना, और कितने प्लेयर है दोनों में, रोहित शर्मा सब में चल रहे। तो इसलिए जहां जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार बदलाव करेंगे तभी सफल होंगे। इसलिए इन चीजों को मानकर चलिए कि जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका हर मुद्दे पर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। मेंस का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है 68 का जो परसों रिजल्ट आया है, जो लोग कॉपी देख रहे थे वो कह रहे थे कि सवाल पूछा है कुछ और आंसर दे रहा है कुछ। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो भी हम जानते हैं कि मेंस का जो सवाल आया बहुत सारे लोगों के सिर से ऊपर चला जाएगा, जवाब देने की स्थिति में ही नहीं होंगे कि हम कुछ लिख पाए, है ना। तो ये सारा चीज यूपीएससी के फेवर में जा रहा है। जो यूपीएससी का फेल है, जो यूपीएससी दे रहा है वो सब चीज पढ़ा है, उसका ऐसे भी अच्छा है, वो ज्यादा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। और अभी भी
जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो ज्यादा पास कर रहे हैं। और उसका कारण वो नहीं है, उसका कारण आप जो जनरल हैं और जो जनरल के गाइड यूट्यूबर बन गए हैं। जो इंजीनियरिंग पढ़ता है वो कम से कम 4 साल उसको पढ़ना पड़ता है ना, वो डोनेशन से दे या कहीं जैसे भी जाए इंजीनियरिंग में, उसको पास करने के लिए 4 साल किताब पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और हमारे यहाँ इंटर से लेकर बीए में न लिखना है न पढ़ना है। अब जाके केवल अटेंडेंस बनाने का एक कंपल्सरी हुआ है। तो जो आदमी लगातार पढ़ा है उसको एक आदत लग जाती है, हर चीज की आदत होती है। तो इसलिए इस बार भी टॉप 10 में 8 टेक्निकल बैकग्राउंड के, है ना। पिछले बार 2 बार से 10 के 10 इंजीनियर थे। तो उसके लिए इंजीनियर जो लिखेगा वो पास करेगा, इंजीनियर होना दोषी नहीं है। जो जर्नलिस्ट हैं और जो बिहार में रह के केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और विशेषकर जो हिंदी माध्यम के लोग हैं और जिनके गुरुजी ऑनलाइनर और यूट्यूबर हैं, वो उनके विनाश का कारण है और कोई नहीं है। नहीं तो पहले के जमाने में भी जर्नलिस्ट लोग ही यूपीएससी में, बीपीएससी में हर जगह ज्यादा आते हैं। यूपीएससी में भी 69% टेक्निकल लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, 69% है ना। और जर्नलिस्ट का परसेंटेज 23 से 26-27 के बीच रह रहा है ना। तो आपका जो पढ़ने का तरीका है आप नहीं बदलिएगा। और हिंदी माध्यम का जो बच्चा है वो ज्यादा ज्ञान देता है, वो टीचर को भी ज्ञान खूब पढ़ाते रहता है कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं किए, वो अपना स्टैंडर्ड नहीं सुधारेगा, लेकिन दूसरे को ज्ञान और अपने अगल बगल में रहने वाले को भी ले डूबता है ना। वो इतना ज्ञान झाड़ता है कि उसके साथ बैठने वाला भी डूब जाता है। इसीलिए उन सब बेसिक चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर बीपीएससी की भी तैयारी करनी है तो अब पहले का जमाना खत्म हो गया। टेक्स्ट बुक, ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल अखबार, और इस इम्तिहान के लिए भी योजना और विज्ञान प्रगति दोनों अंग्रेजी में भी आता है। योजना हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, विज्ञान प्रगति का अंग्रेजी साइंस रिपोर्टर है। इतना मिनिमम है। और अखबार का डेली पढ़ाई, है ना। अखबार को सब्जेक्ट की तरह, किताब की तरह पढ़िए, चाय पीने के समय पास टाइम के तौर पर नहीं। और यहाँ भी अखबार आता है, जो शेष है यहाँ पर पढ़िए। तो अपने घर पर भी अखबार लीजिए और यहाँ पर भी आके पढ़िए, तब जाके कोई चीज ध्यान में आएगा। तो जनरल स्टडीज में आपको 150 सवाल होते हैं, 150 नंबर होते हैं, और ये तो 66वीं का लगता है। और इसमें अभी के तौर पर 0.25 निगेटिव मार्किंग है ना। तो पहले नहीं था, पिछले 2 इम्तिहानों से निगेटिव मार्किंग भी बीपीएससी पे इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अच्छा ही है। पहले के जमाने में बहुत सारा लोग इसी तरह से मार दिया करते थे, हनुमान जी और भगवान का नाम लेकर, तो ऐसा मारने वाले को अब दिक्कत है ना। इसीलिए निगेटिव मार्किंग का इंट्रोडक्शन कोई खराब बात नहीं है, ये अच्छा ही है। जनरल स्टडीज में जो 150 सवाल आते हैं, तो उनका जो जनरल डिवीजन है उसको एक नजर से केवल हम लोग देखते हैं। देखिए अभी तक का जो ट्रेंड है उसके अनुसार ये एक जनरल ट्रेंड हम बता रहे हैं। देखिए हिस्ट्री से 35 से 40 के बीच सवाल आता है ना। हिस्ट्री से 35 से 40 के बीच सवाल आता है। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे अधिक सवाल आता है, और इस हिस्ट्री में बिहार से भी जुड़ा हुआ सवाल रहता है ना। बिहार स्टेट है तो बिहार से रहेगा। तो 35 से 40 सवाल आया बिहार से, मतलब इतिहास से। 30 सवाल जो है
करंट अफेयर्स है, इसमें भी कुछ सवाल बिहार का रहेगा। जो 30 सवाल करंट अफेयर्स का है उसमें भी बिहार से सवाल रहेगा। और सबसे ज्यादा जो अभी बिहार बीपीएससी देने वाले बिहार के बच्चे जो कैजुअलिटी होता है जिनका सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है वो होता है करंट अफेयर्स में। हमारे यहाँ क्या तरीका है लोगों का कि जब इम्तहान 15 दिन है तो लोग बीपीएससी गेट पर पहुंचा, बीपीएससी गेट पर किताब बेचने वाला करंट अफेयर्स का किताब लिए हुए है, ये लीजिए 20 रुपये 30 रुपये 50, इसी में से सब आ जाएगा। आप वहां से उसको लेकर आए और खटाखट एक एक ना वन लाइनर लोग पढ़ने लगे। इम्तहान में गए, पिछले कई इम्तहानों से सबसे ज्यादा कैजुअलिटी करंट अफेयर्स में स्टूडेंट का हो रहा है ना। और इसी के आधार पर कहते हैं कि करंट अफेयर्स बना ही नहीं फेल करते, है ना। तो ये लोग इनकॉरिजेबल आदमी में से हैं। बार बार कहा जा रहा है करंट अफेयर्स में वन लाइनर का जमाना गया, सब चीज में गया तो वहां भी गया है। जो बच्चा सालों भर अखबार नहीं पढ़ेगा वो ना प्रीलिम्स बना पाएगा ना मेंस का जवाब दे पाएगा, क्योंकि मेंस में भी 114 नंबर करंट अफेयर्स है, मेंस में भी है, प्रीलिम्स में 30 नंबर है। हिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा नंबर करंट अफेयर्स का है। इसीलिए अगर रेगुलर अखबार पढ़िएगा तभी आप आज के जमाने में करंट अफेयर्स बढ़िया से बना पाइएगा। और एकदम से केवल फैक्चुअल नहीं होता है। तो अगर कोई मान के चलिए कि 35 हिस्ट्री और 30 करंट अफेयर्स, तो दो ही मिलाकर हो गया 65, है ना। और इधर 90 91 पर हो रहा है लोगों का, तो दो विषय मिलाकर 65 सवाल हो गए, अधिक हो जाएगा। और हिस्ट्री में 35 से अधिक आया तो साइंस में धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है सवालों का संख्या, 25 27 30 हो रहा है। मान के चले कि 25 का एवरेज हुआ। इंडियन इकोनॉमी में फ्लक्चुएट करता है, फिर 19 है 14 है 18 है। ज्योग्राफी में अभी 20 जा रहा है लगातार, पिछले इम्तिहान में भी 20 सवाल आया है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे कम आता है, 10 12 13 के रेंज में रह रहा है। आईक्यू जो है फिक्स होता है 10 सवाल, मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। और कुल मिलाकर जैसे इंडियन ज्योग्राफी में भी बिहार से रिलेटेड होता है, इंडियन इकोनॉमी में भी बिहार से रिलेटेड होता है। और एकाध इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर करंट हुआ तो बिहार रिलेटेड होगा। तो सब मिला के बिहार रिलेटेड सवाल 50 25 25 प्लस माइनस में होता है ना। तो 25 सवाल कभी 27 सवाल बिहार से जुड़ा हुआ होगा। ये जनरली ब्रेकअप है। यहाँ ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आईक्यू तो पिछले बार का भी आप बना लीजिएगा तो बन जाएगा, और नहीं बनना हो तो नहीं बनेगा, है ना। लेकिन जो जितना सेक्शन है, अगर देखिए सबसे अभी तक के हिसाब से सबसे स्टैंडर्ड का सवाल इंडियन इकोनॉमी से होता है ना। तो इंडियन इकोनॉमी में बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी होता है। बेसिक्स में अगर 9 10 का भी सीबीएसई बोर्ड का या बिहार बोर्ड का भी किताब पहले पढ़ लीजिए, फिर 11th का और 12th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, है ना। तो बेसिक्स क्लियर होता है, और बाद में रमेश सिंह पढ़िए, है ना। तो और इंडियन इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि जो अखबारों में छप रहा हो, योजना मैगजीन में जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बात आए, वह पढ़ने पर आपको समझ में आ जाए। अगर कोई कह रहा है कि हाँ सेंसेक्स, अभी मान लीजिए आज के अखबारों में है कि हाँ इलेक्शन रिजल्ट के बाद सेंसेक्स मजबूत हो गया, तो आपको यह समझना है कि पॉलिटिकल रिजल्ट से इकोनॉमी को क्या लेना देना है। जो सेंसेक्स है, जो शेयर बाजार है, वो क्यों मजबूत हो गया। कोई पॉलिटिकल घटना अगर दंगा हो गया तो सेंसेक्स गिर जाता है, तो दंगा हो रहा है तो शेयर बाजार को क्या मतलब इससे, क्यों गिर जाता है, क्यों डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर कहलाता है। ये सब चीज समझने लगिएगा
तब जाके इकोनॉमी आएगा। तो हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है ना। दोनों में अंतर जो है लोग बताएंगे जब पढ़ाएंगे तो। इसलिए आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, लेकिन जरूर है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इन्फ्लेशन आना चाहिए, डिमांड सप्लाई आना चाहिए, है ना, और कैपिटल पूंजी से जुड़े हुए सारे चीज आने चाहिए। तो जो इकोनॉमी का बेसिक फंडामेंटल है वो आना चाहिए, है ना। तो ये ब्रेकअप है जनरली प्रीलिम्स का। अब इसको थोड़ा हम आपको अलग अलग से बताते हैं। अब इसमें जो इंडियन हिस्ट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जरूर है। इसमें एक बार 45 सवाल भी यहां पर आया हुआ है। 45 से 46 सवाल एक एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 150 अगर किसी इम्तिहान में इतना सवाल आ जाता है तो फिर क्या कहना, जिसका ये मजबूत होगा वो अपने आप बहुत लोगों से आगे चला गया। लेकिन ऑन एवरेज 35 से अधिक ही सवाल रहता है हिस्ट्री से, है ना। अराउंड 35-40 के बीच में लगातार हिस्ट्री से सवाल रहता है। फिर मेंस का जो पेपर 1 है वो हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो यहां इतना सवाल और मेंस में 114 नंबर का सवाल, है ना। तो हिस्ट्री सेक्शन और विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ बिहार बीपीएससी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। प्रीलिम्स में भी सबसे ज्यादा सवाल हिस्ट्री से आ रहा है। मेंस में एक सेक्शन हिस्ट्री है तो 114 नंबर का वहां हो गया। तो हिस्ट्री जो है इसको बहुत बढ़िया से पढ़े जाने की जरूरत है। स्वाभाविक है, जो एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। और बिहार से भी सवाल है, लिखा हुआ है आपको। ज्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। अगर आप और चीज पढ़े हुए हैं तो हिस्ट्री में ये 3 किताब पढ़ना जरूरी अच्छा बात होता है। जैसे एंशिएंट इंडिया है, आर.एस. शर्मा का किताब आता है ना। हिंदी में ओरिएंट ब्लैक स्वान से है और अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड से है ना। आर.एस. शर्मा वाला किताब ये पहले पुराना वाला एनसीईआरटी है, अभी जो है उससे भी पुराने से पुराना समय का है। मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा का है, ये हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में ओरिएंट ब्लैक स्वान से आता है। मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी जो है ये दोनों हिंदी अंग्रेजी दोनों में ओरिएंट ब्लैक स्वान से आता है। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान से तीनों किताब का हिंदी है, 2 किताब का अंग्रेजी है और एंशिएंट का अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड से आता है ना। तो ये बेसिक किताब है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तब, या ग्रेजुएट आप हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी तो ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी इसको पढ़िएगा तो फायदा ही है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में ये किताब जरूरी है, इसको बढ़िया थॉरली पढ़ा जाना चाहिए। हर चीज इसमें ज्ञान आपको आएगा। दूसरा सेक्शन जो है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो है 30 सवाल आ रहा है। इसलिए इसको जैसे हिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसी तरह से इसको भी उतने ही गंभीरता से पढ़े जाने की जरूरत है। ये आईआर जब अगर मजबूत होता है, जिसमें करंट अफेयर्स के अंदर में आईआर आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया है और बिहार है, ये तीनों मिलाकर करंट अफेयर्स रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज भी रहेगा, नेशनल न्यूज भी रहेगा और बिहार से भी जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए आपके लिए बिहार का ही कोई अखबार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। प्लस बिहार सरकार का डिफरेंट साइड, जैसे कृषि का है, उद्योग का है, आज के जमाने में शिक्षा का है, या इस तरह के कल्चर का है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का है, उस सब साइड को लगातार देखते रहिए। और इस सब से जुड़ा हुआ अखबार में जो भी न्यूज आए
वो सब इम्तहान के लिए पोटेंशियल हो जाता है ना। तो अखबार को बहुत बढ़िया से पढ़ते रहना है, क्योंकि अखबार किसी भी कमीशन के इम्तहान के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के लिए कभी भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब जिस तरह से सुनामी आया है, उस सुनामी का क्या नाम है ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हो गया। भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फूट गया, कुछ और भी हो गया, तो ज्योग्राफी हो जाएगा करंट अफेयर्स। इसी तरह से कोई इंस्टीट्यूशन मान लीजिए अभी इलेक्शन हुआ सब जगह, तो संविधान हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो कोई भी चीज जो कहीं से रिलेटेड हुआ, कुछ भी हो गया, तो अखबार सबसे अच्छा आपका मार्गदर्शक होता है, अगर रेगुलर और बढ़िया से अखबार आप पढ़ते रहिए। लेकिन अखबार पढ़ने आना चाहिए कि इम्तहान के लिए क्या जरूरी है और चाय की दुकान पर बैठ के पढ़ने के लिए क्या जरूरी है ना, उसमें फर्क आपको। तो सभी आदमी के लिए एक अखबार निश्चित तौर पर रेगुलर पढ़िए, और जब बीए पास कर जाइए तो उस समय कॉम्पिटिटिव मैगजीन पढ़िए, और नहीं तो अभी से ही योजना जो बताया आपको और विज्ञान प्रगति हिंदी में और साइंस रिपोर्टर अंग्रेजी में, ये पढ़ने का लगातार आदत बना लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स में रोने की जरूरत, करंट अफेयर्स से नहीं, योजना और विज्ञान प्रगति पढ़िएगा तो इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, इवन ऐसे वगैरह में भी आपको बहुत मदद करेगा। तीसरा सेक्शन जो है जनरल साइंस है, और जनरल साइंस जो होता है आज के जमाने में केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है ना। पहले के जमाने में बीपीएससी में हम लोग भी पढ़ाते ही थे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ लिए, काम अधिकांश हो जाता था। लेकिन अभी अगर 25 और 27 सवाल आ रहा है तो फैक्चुअल सवाल 15-18 रहेगा, शेष सवाल करंट से जुड़ा हुआ होगा। तो साइंस जब अप्लाइड होता है तो साइंस एंड टेक बन जाता है ना, साइंस अप्लाइड इज टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए कहते हैं कि विज्ञान प्रगति पढ़े, अखबार पढ़े, है ना, योजना पढ़िए, तो साइंस टेक में भी काम करेगा। और उसके अलावा ये तो है कि हाँ, जो 6 to 10 एनसीईआरटी का किताब है, अगर उसको थॉरली बढ़िया से पढ़ गए तो फिर आगे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखना है कि बेसिक हमारा हर तरह क्लियर हो। तो 6th क्लास में मान लीजिए साइंस में बहुत चीज नहीं है, लेकिन उसमें जो अप्लाइड समझा के किसी को बताया गया है वो क्या है, उसको समझे रहिए, आगे काम करेगा। तो यहां से भी 25 से 27 सवाल है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे ज्यादा सवाल अमूमन बायो से आता है, और बायो में भी सबसे ज्यादा सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ सब चीज जो पार्ट्स है उनके काम के अलावे होने वाले रोग, विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन रोग, ये इतने और नया नया जितना बीमारी होते रह रहा है, कोरोना से लेके हर बीमारी के बारे में, तो जो भी अखबार में आए साइंस से जुड़ा हुआ, और फिर जितना भी, जैसे मान लीजिए नोबेल प्राइज है, तो साइंस के क्षेत्र में जो जो मेडिसिन में मिला, फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, किस चीज के लिए मिला, तो ये सब चीज पर एकदम ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, तभी जाके ज्यादा से ज्यादा सवाल बनेगा। इंडियन इकोनॉमी जो है, एक बार इसमें 28-29 सवाल आ गया था। इसमें जो लोग उस बार फेल किए वो लोग बोले कि हमसे तो इकोनॉमी बना ही नहीं। तो 28-29 सवाल जिसका कैजुअलिटी हो जाए और उधर करंट अफेयर्स भी कैजुअलिटी हो जाए, वैसे ही रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि और शेष में तो आप 100% बनाइएगा नहीं है ना। तो ये इम्तिहान है, परीक्षा है, इसका नाम है
परीक्षा। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो एक अनुमान है ना, ये पर की इच्छा है, दूसरे की इच्छा है। तो दूसरे की इच्छा पर कोई फिक्स तो है नहीं। कभी उससे मन किया कि हाँ हम ज्योग्राफी से 35 सवाल पूछे तो पूछ लेगा, उसका मर्जी। आपको थोड़े लिख कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ इससे इतने सवाल हम पूछेंगे, वो तो विषय दे दिया है, पढ़िए बढ़िया से, उसका जब मन करेगा। जैसे देखिए यही 28-29 सवाल पूछ दिया इंडियन इकोनॉमी से, तो आज तक किसी इम्तिहान में इतना सवाल इंडियन इकोनॉमी से नहीं पूछा, पूछ दिया। फिर 22-24 कई बार चला, अब जो है 18-20 के रेंज में आ गया। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में ये लोग क्या करते हैं कि बहुत बहुत फैक्चुअल डेटा पूछ देते हैं और बहुत क्लोज डिफरेंस कर देते हैं। मतलब 4,499, 4,495, और अगर ऐसे रहे 4,499, 3,399 तो अंदाजा लगेगा, लेकिन उतना क्लोज गैप होगा तो फिर दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ कैजुअलिटी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए जो मुख्य डेटा भारत का बजट आए, बिहार का बजट आए और बिहार के डिफरेंट इंडिकेटर्स हो, देश के डिफरेंट इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हो, कोई भी चीज का, जैसे अब तो सपोर्ट प्राइस का मामला बहुत इधर उधर हो गया है, तो लेकिन मिनिमम एमएसपी जो अनाउंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा, विभिन्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के सर्वाधिक प्रोड्यूसर कौन राज्य है, हमारे बिहार में कौन कौन सी सर्वाधिक प्रोड्यूसर के कैटेगरी में हम लोग कहाँ हैं, किसी में है कि नहीं है। दो तरह का इसमें सवाल आता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, लेकिन पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, दोनों में अंतर हो जाता है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन कोई चीज का भी, मान लीजिए ईंट है तो सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में है, लेकिन पर हेक्टेयर सबसे अच्छा उत्पादन महाराष्ट्र में है। इस तरह से डेटा वेरी करता है। तो जिसको आप रेगुलर जो अखबारों का भी बिजनेस या अर्थव्यवस्था वाला जो पेज होता है उसको एक नजर हमेशा मारे रहिएगा, जब भी लगे कि उस तरह का सवाल है उसको नोट कर लीजिए, है ना। और जो किताब शुरू में बोले हैं उसको देखिए। तो 11th 9th 10th का तो अगर हिंदी में BTPCB पढ़ना चाहिए तो 9th 10th का जो किताब है बिहार टेक्स्ट बुक बढ़िया किताब है, उसके बाद कोई एक बार पढ़ जाए ठीक से तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। CBSE बोर्ड का भी ठीक है, NCERT वाला, और 11th का जो इकोनॉमी है उसको तो बढ़िया से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वह प्री 91 इकोनॉमी का एक आधार है वही। और जैसे हमने बनाई थी योजना मैगजीन तो पढ़वे कीजिए, और बाद में चलकर इंडियन इकोनॉमी जो मैकग्रा हिल का है, रमेश सिंह का, वो बढ़िया किताब है, उसको देखिएगा। किताब सब बाद में भी बताया जाता रहेगा। ज्योग्राफी में भी जो सवाल है, शुरुआत के जमाने में 14-15 सवाल आता था, आज के समय में सवालों की संख्या थोड़ा ज्यादा है ना। तो 14-15 के बदले अभी 20 के आसपास सवाल आ रहा है, तो ज्योग्राफी का वैल्यू बढ़ गया है ना। और इसमें जो सर आपको पढ़ाएंगे तो आप चाहिएगा तो 20 का 20 बन जाएगा, है ना। उनके क्लास को भी बढ़िया से कर लीजिएगा तो 20 का 20 सवाल बनेगा। अभी आपका मुख्यता होगा कि ना बने, है ना, क्योंकि सब कुछ पढ़ाने वाले पर नहीं डिपेंड करता है, पढ़ने वाले पर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन इसकी गारंटी है कि वो पढ़ा दें और उनके क्लास का हर चीज आपको याद रह जाए, तो आप 20 में 20 मान लीजिए, है ना। हमें थोड़ा घट भी जाए लेकिन इससे इनका बढ़ ही जाए। और इसको देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है कि केवल ज्योग्राफी में काम नहीं करता, ज्योग्राफी के बिना इतिहास नहीं होता है। क्योंकि इतिहास का जो पृष्ठभूमि होता है
वह ज्योग्राफी पर आधारित होता है। दक्षिण भारत का इतिहास ज्योग्राफी से प्रभावित है ना। वहाँ क्यों नहीं बड़े बड़े साम्राज्य बने, वहाँ क्यों नहीं केंद्रीकृत राज्य बना, वहाँ मराठा लोग लुटेरा टाइप के आदमी काहे हुए, है ना। ये सब वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जो भूगोल बढ़िया से समझ जाएगा वो इतिहास भी बढ़िया से समझ सकता है। इसलिए पहले के सभी किताबों में, इतिहास की किताब में एक चैप्टर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड रहा करता है ना, कि देश का भौगोलिक स्थिति क्या है। फिर जो ज्योग्राफी बढ़िया से पढ़ेगा उसको करंट अफेयर्स भी बढ़िया से आएगा। आज अगर आप अफ्रीका महादेश या एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, साउथ नॉर्थ, सबके अगर ज्योग्राफी को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो वहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स की जानकारी या समझने में आसानी होगी। अब मान लीजिए अफ्रीका महादेश है तो वहां पर 10% भूमि केवल खेती लायक है, और वहां जितनी भी नदियां हैं, नील नदी छोड़कर कोई भी नदी नेविगेबल नहीं। तो जिस कंटिनेंट में 10% भूमि कृषि योग्य होगी, वहां पर विश्व के देश क्यों जाके डेरा डाल दिए या सभी देश को गुलाम बनाए। तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज और चीज ज्यादा है, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं कुछ और है ना। उसका शोषण किया लोगों ने, और इस कोलोनाइजेशन के कारण ही अफ्रीका की अधिकांश समस्या आज भी है। फिर ईसाई और मुस्लिम जाके वहां के लोगों को, जिसको चला वो ईसाई बना दिया, जिसको चला वो मुसलमान बना दिया। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ नॉर्थ, मान लीजिए यूएसए जो है कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स है, वो सबका अंकल लैंड है, फादर मदर लैंड नहीं। वहां जो भी जनसंख्या है वो सब बाहरी है, और लोकल पॉपुलेशन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। फिर साउथ अमेरिका का भी जो कंटिनेंट है वहां भी इन लोगों ने ऐसे ही किया, लोकल आदमी को खत्म कर दिया। 2 से 3% ही लोकल आदमी बचा है, से सभी यूरोपियंस हैं, और नहीं तो कुछ अफ्रीकन को भी ले गया काम करवाने के लिए। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी 2 या 3% ओरिजिनल बचा है, सब बाहरी लोग। इंग्लैंड में जिसको भी एक तरह से काला पानी की सजा देना होता था वहां भेज दिया। अमेरिका में भी इंग्लैंडे का बहुत आदमी है, जो भी यहाँ के लोगों से नाराज हो भाग के चल गया वहां। इसीलिए अमेरिका और इंग्लैंड की एक नेचुरल राइवलरी भी रही है, और उसका प्रभाव आप देखते हैं जब आप पढ़ते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश है वही अंग्रेज, लेकिन अमेरिका में रहने वाले अंग्रेजों ने ब्रिटेन में रहने वाले अंग्रेजों से अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी बदल दिया, उनके खींच भी बदल दिया। इन्हें देखिए नया भाषा आविष्कार कर रहे थे, बोले कि हम उसके जैसा न रहेंगे तो हमारी पहचान क्या होगी, है ना। तो ज्योग्राफी जो है हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और बिहार में अगर बाढ़ है तो करंट अफेयर्स भी और ज्योग्राफी दोनों है। तो इसीलिए ज्योग्राफी को 6 to 12 प्लस बिहार बहुत अच्छे से पढ़िए, तब जाके कोई कल्याण होगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भले पीटी में इसका संख्या नंबर घटा हुआ है, लेकिन किस विषय का क्वेश्चन का संख्या कब बढ़ जाएगा इसकी कोई गारंटी, कभी भी बढ़ जा सकता है। फिर मेंस में एक सेक्शन है 114 नंबर है, इसीलिए संविधान का कोई वैल्यू कम नहीं होता है किसी भी मामले में। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इससे जुड़े हुए सवालों के बेहतर समाधान के लिए पहले भी बोले 6 to 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, वह केवल संविधान का बैकग्राउंड ही नहीं बनाएगा बल्कि आपके लिए करंट अफेयर्स या दूसरे क्षेत्रों में भी वो फायदा करेगा। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सब में वो फायदा करेगा।
इसीलिए इस सेक्शन को भी बढ़िया से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पीटी में भले कम है लेकिन मेंस में 114 नंबर है ना। फिर इसमें बिहार रिलेटेड भी मेंस में जरूर हो जाता है। प्योर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कम हो जाता है बिहार में, है ना। और यूपीएससी में तो थोड़ा अलग अलग सेक्शन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। क्योंकि यूपीएससी में पेपर 2 में 20 सवाल आता है तो स्कोप होता है ज्यादा सवाल पूछने का। यहाँ 2, 4 या 5 सवाल देगा जिसमें 3 सवाल का जवाब देना है, तो ज्यादा सवाल नहीं आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कानून। कानून जब एक्शन में आए तो पॉलिटी हुआ, और सरकार जो नीतियां बनाती है वो गवर्नेंस हुआ, और समाज में जो दबे कुचले पिछले वर्ग हैं उनके लिए कल्याण के लिए जो योजना बनाई जाएगी वो सोशल जस्टिस हुआ, है ना। तो जनरली 4 सेक्शन यहाँ क्लब कर जाता है बिहार में, कभी किसी से कभी किसी से, लेकिन ये 4 सेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग केवल संविधान करके निपटाना चाहते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस ये चारों कंबाइंड होता है। तो वैसे पढ़ने पर सवाल नहीं छूटेगा। इसके लिए 6 to 12 पढ़ लिया, और हिंदी में यह मतलब एक किताब जो है लक्ष्मीकांत का है, लेकिन इस चांद से भी एक किताब आया है, उसका ऑथर हम नहीं याद आ रहा है, वो बढ़िया किताब है मेंस के लिए, है ना। इस चांद पब्लिकेशन से भी एक किताब आया हुआ है। और 11th का जो एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो बेसिक के लिए जरूरी है और वो अच्छा किताब है, उसको भी है। तो 6 to 12 पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा तो उसमें तो इंक्लूड हो ही जाएगा। तो लक्ष्मीकांत मेघराहिन, और नहीं तो फिर एस चांद का भी इंडियन पॉलिटी का किताब है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये है बिहार। तो जो सारा सेक्शन है बिहार में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस सवाल 25 के आसपास बिहार से आता है। तो बिहार में बहुत सारी किताबें बाजार में हैं। बहुत सारे आईएएस लोगों को भी अब किताब लिखने का आ गया है कि किताब लिखने से उनके नाम से रॉयल्टी मिल जाता है, और जो बाजार में जाता है उसको लगता है आईएएस लिखे हैं, अच्छा इसे तो गारंटी है हम पास कर जाएंगे। तो वो सारी किताबें बाजार में है ना, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और एक बहुत पुराना किताब है मेरा, अभी नया तो नहीं हो, नया तो पता नहीं कब तक लिखाएगा, उसका आइडिया नहीं चल रहा है। तो पुराना किताब बिहार का इतिहास संस्कृति है, उपकार प्रकाशन, और मॉडर्न बिहार लिख रहे हैं हम ओरिएंट ब्लैक स्वान से। तो उसमें 10-11 चैप्टर लिखाया है, अभी 5-6 चैप्टर पता नहीं कितना दिन में लिखा है ना। तो 10 चैप्टर लिख के दे दिए हैं, टाइम मिलेगा तो लिखेंगे इस साल में। इस साल में तब नहीं होगा, अगले साल में कभी चाहेंगे कि आ जाए। तो बिहार का इतिहास संस्कृति सन 2000 में लिखे थे, 2000 या 2001 में, तो उतना दिन का पुराना है। वो टेक्स्ट बुक किताब था, उसी से सब ले लेके मार दे रहा है दूसरा सब मेरी किताब को ही, क्योंकि टेक्स्ट बुक लिखने में बड़ा टाइम लगता है। मेंटल एबिलिटी से 10 सवाल, मैथमेटिकल रीजनिंग है। अभी तो कुछ बन जा रहा है, पहले का जमाना होता था कि मेंटल एबिलिटी से मैथ के आदमी का भी सवाल नहीं बनता था। अब जो है थोड़ा आसान सवाल है। तो इस तरह से आपका जो पीटी का एरिया है
वो 150 सवाल। और इसमें जो है आज के दौर में देखिए 68 में 91 आया, 91 पर हुआ होगा, और 69 में भी 91 पॉइंट समथिंग है ना। इसके पहले 68 में 108 गया था, ये भी एबनॉर्मल था। उसके पहले लगता है 113 गया था, वो भी एबनॉर्मल था। चोरी हुआ कि नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन ये मार्क्स एबनॉर्मल थे। ये अब नॉर्मल की कैटेगरी में आ रहा है। 1991 निगेटिव मार्किंग होने के बाद ये एबनॉर्मल नहीं। इसके समय भी कुछ अखबारों ने मेरा छापा था, तो हम बोले थे कि 90 के आसपास क्वालिफाइंग जाएगा, गया। इस बार जो 69 का प्रीलिम्स था थोड़ा टफ था, हालांकि फिर भी हम बोले थे कि 90 से 95 के बीच रहेगा। मेरा अभी भी YouTube पर वो वीडियो है जब प्रीलिम्स के बाद हमने उसको लोड किया था, और उसका इससे पहले वाले का 2 प्रिंट मेरे फेसबुक पर, क्रॉनिकल के फेसबुक पर भी होगा। तो ये जब 91 गया तो जितने यूट्यूबर थे छाती पीट रहे थे कि इतना ज्यादा कैसे चला गया। वो लोग 80-85 पर ही लोगों को निपटा रहे थे, है ना, क्योंकि अपीयर होने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो अपीयर होने वाले लोगों की संख्या कम होने से कुछ नहीं होता है। अपीयर कौन नहीं हुआ? जिसको लगा कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है, तो ऑलरेडी बाहर का आदमी है। जो मार्किंग होगा, जो सीरियस होगा, इम्तिहान नहीं छोड़ेगा। तो लड़ाई हमेशा सीरियस लोगों में होगी ना। जिसको 10 नंबर आएगा वो एक नहीं ना बढ़ाएगा। जो इम्तिहान देने वाला है, सीरियस स्टूडेंट तो देता रहा। इसलिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें ज्यादा का फर्क नहीं हुआ। सवाल कितना भी टफ होगा, लोग वही लोग पास करेंगे जो दे रहा है। इसीलिए जरूर टारगेट रखिए 100। और जिस तरह से आपको ब्रेकअप हमने बताया है, इसको ध्यान में रखिए, है ना। और जब भी पढ़िए तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़िए कि किस एरिया से कितना सवाल है, मेरा कौन सा एरिया कमजोर है, किसमें अधिक मेहनत करने की जरूरत है। तो स्ट्रेटेजी हुआ जाता है ना। युद्ध जब होता है, बाबर जब पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा तो वह स्ट्रेटेजी से जीता। उसके पास सेना अधिक नहीं थी, है ना। मुश्किलन अधिकतम 20,000 की सेना थी बाबर के पास, और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी, है ना। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने सेना को इस तरह से सजाया, है ना, इस तरह से सजाया, और यहाँ गड्ढा खोन के उसमें पेन पत्ते डाल दिया। इधर चमड़े से बंधी गाड़ियों को लगा दिया, बैलगाड़ी को, पीछे सिक्योरिटी अपना रखा आदमी। इधर हाथी दौड़ा, इसमें गिर गया, भगदड़ मचेगी। आगे बढ़ेगा तो यहाँ तिपैया दिक्कत करेगा, और ये सेना इधर से घेर लिया। तो आपको लगा चारों तरफ से घिर गए। तो यहाँ केवल संख्या बल नहीं, स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो युद्ध हो, इम्तिहान हो या जिंदगी हो, हर जगह स्ट्रेटेजी का वैल्यू होता है। तो स्ट्रेटेजी भी इन चीजों को देखकर अपना दिमाग लगाते रहिए कि हमारा कहां से कितना सवाल आ रहा है, कहां मेहनत करने की जरूरत है। और इसको जानने के लिए भले आप टेस्ट दीजिए, है ना। वह टेस्ट आपके स्टैंडर्ड का मापक नहीं होगा,
है ना। जो लोग हमको कहते रहे कि मेरा टेस्ट में 120 आ रहा है, वो फेल कर गया, है ना। तो वो टेस्ट आपका मापक नहीं है। केवल ये आइडिया लीजिए कि हाँ कौन सा सेक्शन हमको लग रहा है कि बन जाएगा और कौन सा सेक्शन नहीं बनेगा। जो लग रहा है कि नहीं बनेगा उसमें एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, लेकिन छोड़िए किसी को नहीं। कोई भी सेक्शन आप नजरअंदाज करके इम्तिहान नहीं पास कर सकते। इसीलिए सभी चीजों पर इक्वली ध्यान दीजिए। अब देखिए कि जो 70वीं बीपीएससी होना है वो सितंबर 30 को पहले ही बीपीएससी ने घोषित कर दिया। टाइम है, बीए पास कर दिया, बढ़िया से पढ़िए और इम्तिहान को इतना दिन में आप निकाल सकते हैं अगर अच्छे से पढ़िएगा तो, है ना। बीपीएससी का मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, तो इस चीज को स्ट्रेटेजिक रूप से पढ़िए और निकालिए।